नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी कक्षा 8 का हिंदी का अध्याय नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इसके जो लेखक है, देखिए यहाँ पर पाठ के बिल्कुल अंत में लेखक का नाम दिया गया है, प्रदीप तिवारी। ये देखिए यहाँ पर लेखक जो है उनका नाम है प्रदीप तिवारी। तो चलिए, ये जो पाठ है, पाठ का नाम देखने से ही पता चल रहा है कि कुछ सिनेमा, कुछ फिल्मों के बारे में इसमें बात की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं और फिर इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनका हम जवाब सीखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देखिए कितनी रहस्यमयी पंक्तियां हैं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। अगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए समय की धुनें चुनी, यानी अपनी धुनें बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। उनके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली
और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार कर दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी पहले फिल्में कुछ इसी तरीके से तैयार की जाती थी। सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपने केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी के फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सबाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। चलिए, ये सब कुछ सिनेमा की उन प्रारंभिक चरणों के बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्नोत्तर के लिए आपके सामने एक शानदार सी पीडीएफ है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, ये स्पष्ट कीजिए। तो आप सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे क्या कि देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे: वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा ने कुल मिलाकर 78 चेहरे थे। आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? आप उत्तर लिखेंगे कि फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के लिए एक लोकप्रिय नाटक से लिया। अगला प्रश्न देखिए, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो आपको पता है, आपने अध्याय पढ़ा, तो आप क्या उत्तर देंगे? देखिए कि विठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अगला प्रश्न देखिए, पहली सबाक
यानी बोलने वाली पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो सिंपल सी बात है कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं पढ़ना लिखा होना ज़रूरी था अभिनेताओं के लिए, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न देखिए, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये था आपका अध्याय और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।